नमस्कार। इन दिनों एक बार फिर से जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तमाम जगहों पर अब नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में दावेदार अपनी तरह से तैयारी करने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो राज्यपाल ने ओबीसी का आरक्षण को लेकर मंजूरी दी है, उससे अब एक तरह से रास्ता साफ हो गया निकाय चुनाव का। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में इस वक्त तो हम मौजूद हैं और हमारे साथ अशोक चौधरी जी जो सामाजिक कार्यों में भी बड़ी शिद्दत के साथ जुटे रहते हैं और उसके साथ साथ पॉलिटिकल क्षेत्र में भी यूकेडी से वो जुड़े रहे हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। 2012 में आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, उस समय कुछ वोटों से रह गए थे। एक बार फिर शंखनाद बज गया है, लगातार लोग तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है आप? देखिए, मैं स्पेशल ज़्यादा होगा, मैं तब भी ये भूमिकाएं निभाता रहूँगा। बस यही, इसे अगर कोई तैयारी समझता है तो ये तैयारी भी है, और वरना ये अनवरत जितने सालों तक अपना जीवन रहेगा, मैं तो समझता हूँ कि मुझे यही कार्य करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जहां राजनीति जिसका नाम कहे, तमाम तरह की वर्तमान दौर में राजनीति में अपनाए जा रहे हैं जीत के लिए, चाहे वो धन बल का प्रयोग हो, चाहे फिर अन्य लुभावनी चीज़ों का प्रयोग हो, आपको लगता है कि भाई जिस तरीके से एक जो अच्छा व्यक्ति रहता है, व्यक्तित्व रहता है, जिसको ईमानदार, कर्मठ, जुझारू कहते हैं, वो सबके तरफ राजनीति का मुंह चला गया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये क्षणिक चीज़ें हैं और पलटती हैं। होता है, एक फ्लक्चुएशन आता है कि जब कोई आपको प्रलोभन देता है, और ऐसे क्योंकि इस प्रलोभन के द्वारा कहीं कहीं परिणाम आए हैं, लोग पैसों में या शराब के कारण परिणाम परिवर्तित हुआ है, तो शॉर्टकट की राजनीति करने वालों के लिए ये एक अच्छा रास्ता लगा कि हम चाहे समाज के भीतर जैसे भी हों, हमारी भूमिकाएं जैसे भी हों, बस एक बार पैसा खर्च कर दो, शराब खर्च कर दो, तो इससे परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलता है, लोग इस बात को समझ रहे हैं, और अगर ये शराब वगैरह से ही होता है तो मैं समझूंगा इस बार का चुनाव, आने वाला जो चुनाव होगा नगर पालिका का, ऐतिहासिक चुनाव होगा। आप ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शराब पी के कुछ ही लोग लाभान्वित होते हैं, लेकिन जितने लाभान्वित होते हैं उनके परिवार परेशान होते हैं, और इस दंश को सबसे ज़्यादा झेलती हैं महिलाएं। अगर महिला का पति शराब के कारण घर में आके कलह करता है तो परेशान है, उसका बेटा अगर शराब के कारण उपद्रव करता है तो वो परेशान है, और निसंदेह उन लोगों का आक्रोश इन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इस तरीके के कुकृत्य करेगा। टिकट पार्टी से मांग रहे हैं या फिर निर्दलीय? नहीं, मैं बिल्कुल निर्दलीय तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं ये बहुत छोटी एक नगर पालिका है। हम सबको जानते हैं, सबके दुख और सुख में शामिल हैं। इसमें पार्टी विचारधारा कहीं भी नहीं आती है। सारे लोग अपने, चाहे वो भाजपा से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, यूकेडी से जुड़ा हो, और फिर पार्टी के सहारे जीतना, तो मैं समझता हूँ ये कोई वीरता भी नहीं है और महानता भी नहीं है, क्योंकि आधा वोट बैंक तो पार्टी का होता है। हाँ, वो जीतने के लिए जरूर है कि आप पार्टी से लड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़ाई वो ज़्यादा बेहतर है, उसे साहसी आप मानेंगे जहाँ हारने के चांसेस भी हों और जीतने के चांसेस भी हों। लेकिन उस लड़ाई को मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ कि जहाँ जीत पहले से निश्चित हो, वो लड़े तो कुछ नहीं लड़े। इसीलिए मैंने कहा मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और देखता हूँ जनता का प्यार हमारे प्रति कितना है। रुद्रप्रयाग नगर को लेकर क्या आपने खाका तैयार कर रखा है? विकास का जो मॉडल आप जो चाहते हैं कि ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है, ये मुझे करना है। हाँ, मैं पहले भी मैं इंटरव्यू दिए थे मैंने, तो मैंने यही बातें रखी हैं कि यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे नाली है, रास्ते हैं या लाइट है, ये सब चीज़ तो नगर पालिका के मूलभूत काम है। लेकिन इसके इतर भी नगर पालिका की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, जिससे नगर पालिका करे तो इस शहर का सर्वांगीण विकास होगा।
कि केवल कंक्रीट का जंगल खड़ा करने से सर्वांगीण विकास नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि मानव का विकास हो और मानव सूचकांक में के विकास के सूचकांक में हम ऊपर आए। आज आप श्रीनगर को देख रहे हैं, हालांकि बहुत पुरानी नगर पालिका है, लेकिन वहाँ पे जो विकास हुआ है वो नियोजित विकास हुआ है। वहाँ शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, वहाँ खेल पे बहुत ध्यान दिया गया है। वहाँ हालांकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति दूसरी है, हमारे पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति, लेकिन हम जो पहाड़ी नगर जो बसे हुए हैं बहुत सुंदर नगर हैं। अगर जीतेंगे तो उनका अध्ययन जरूर करेंगे कि यहाँ पे कैसे इतना सुंदर नगर बसा। जैसे अब यहाँ पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, आप देखिए नालियों में मलमूत्र बह रहा है, गंदगी सीधे नदी में जा रही है। तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, उस गंदगी के निस्तारण के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और भीड़ बढ़ती है, नेता भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है। अभी एसटीपी प्लांट कुछ लगाए गए, लेकिन वो केवल नालियों के गंदे पानी के लिए। जो मानव अपशिष्ट है उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि वो तो जमीन के भीतर है, आपने गड्ढे बना के डंप किया हुआ। उससे हमारे जो जल स्रोत हैं, प्राकृतिक जल स्रोत, वे खराब हो रहे हैं, वो दूषित हो रहे हैं। और जबकि ये पूरी जगह हमारे यहाँ जल स्रोतों की जगह है। इसके अतिरिक्त हमारे इधर एक अलकनंदा है, मंदाकिनी है, ये पुनार गदेरा है, लेकिन पानी की किल्लत, कई जगह पानी की किल्लत है और बरसात में यहाँ का पानी पीने लायक नहीं होता है। पानी पे यहाँ पे काम किया जाना है। आप देखो बाज़ार में इतनी भीड़ बढ़ गई है कि जितने यहाँ की जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे गायों की है सड़कों पे, उससे लोग परेशान हैं। आज छतों में चले जाओ आप, तो छत में हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बंदरों का डेरा है, वो जा नहीं सकते, इतने सारे बंदर हैं। हमारे बच्चे उतने हम अपने छत में नहीं खेल पाते जितने बंदरों के बच्चे उस छत में खेल रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको देखना होगा। हमारे बच्चे शाम को कहाँ खेलेंगे? इस शहर के आसपास कोई एक पार्क भी नहीं है। एक पार्क बना है जवाड़ी बाईपास पे, लेकिन बहुत दूर है, तो पार्कों की व्यवस्था करनी है। हमारे युवा काम के अभाव में नशे की ओर अग्रसर है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नशा है, तो उस नशा मुक्ति पे भी काम करना है, काउंसलिंग उनकी करवानी है। तो बहुत सारे काम हैं। अभी तो खैर एक इंटरव्यू में इतनी बातें नहीं मैं कह सकता, लेकिन घोषणा पत्र आएगा तो सबको पता चलेगा। अच्छा, अगर हाल के हम 5 वर्षों की बात करें, जो पालिका बोर्ड का कार्यकाल बीता है, बहुत सारी उथल पुथल उस पूरे बोर्ड में देखने को मिली है। 4.5 साल सभासदों और अध्यक्षों के बीच लड़ाई रही, तनातनी रही, बहुत सारे काम अटके रहे, और लास्ट में हमने देखा है कि कुछ सभासदों ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो बोर्ड में इस तरीके की जो खिचड़ी पकती है और उससे जो बिखराव होता है, विकास कार्य अटक जाते हैं, किस तरह से देखते हैं इस 5 साल? नगर पालिका प्राथमिक सरकारें होती हैं जिनका अपना पूरा बोर्ड होता है, वहाँ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, सारे अधिकार हैं, बाकायदा संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लड़ाइयों से विकास कार्य का प्रभावित होना ये दुखदाई है कि किसी के अहम के कारण, अहंकार के कारण पूरे नगर का बुरा हो। भाई लड़ाई तो आपके आपस की थी, अगर विकास की लड़ाई थी तो उस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि किस बात की लड़ाई थी। तो अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन हमने देखा पूरी उथल पुथल मची रही, पूरी जगह हल्ला मचा रहा इस नगर पालिका का। लोगों को लगता था न जाने यहाँ पे क्या हो गया है। तो वो तो एक दुखद पहलू है और बहुत नुकसान नगर पालिका के द्वारा या रुद्रप्रयाग की जनता का हुआ जो विकास होना था। दूसरी बात, इस्तीफा देने की जो बात है, जनता ने विश्वास से चुना था। जनता चुनती है कि आप जाएं, उसकी बात को रखें, उसके विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। और जो जनता, भाई एक चुना गया प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता के विचार वहाँ पे रखेगा। लेकिन आपने अगर छोड़ दिया है तो ये भी निसंदेह लड़ाई से भागने वाली बात होगी। आप भीतर रह के लड़ें, अपनी मांगों को मनवाएं। उस समय सुना है कि रेलवे का पैसा आया था, वो पैसा भी पूरा यहाँ पे खर्च नहीं हो पाया, तमाम योजनाएं यहाँ पे होती उससे, तो ये दुखद पहलू तो है। लेकिन हमने देखा है कि जैसे बोर्ड भंग हुआ और प्रशासक बैठे, उसके बाद गैरवाल ने तो यहाँ पे तमाम विकास कार्य, इस बात का नहीं रो सकते कि पैसा नहीं था। पैसा था, लेकिन उस पैसे को सही ढंग से सही जगह खर्च करने की शायद नियत नहीं थी, ताकि नहीं हो पाया। जब बोर्ड भंग हुआ, जिलाधिकारी महोदय ने उस पैसे का सदुपयोग किया। आज वाल्मीकि बस्ती का कायाकल्प हुआ, आज मैं देख रहा हूँ पार्किंग बन रही है, मैं पुल का देख रहा हूँ कायाकल्प किया है। तो वो पैसे का सदुपयोग हुआ। अब उस पैसे का सदुपयोग पहले क्यों नहीं हुआ,
ये सचमुच सोचनीय विषय है और ये दुखद भी है कि जिस लोकतंत्र की हम कल्पना कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र में लोग की आवाज़ होगी और लोगों के विचार सुने जाएंगे, लोगों के अनुसार विकास होगा, वहाँ पैसा ऐसे ही पड़ा रह जाए। ये बहुत दुखद है और इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लड़ाई किस बात की थी, जब सामने कुछ भी नहीं आया और पैसा भी पूरा था, तो शायद ये कहीं पैसे की तो लड़ाई नहीं थी कि हम अपने अपने हिसाब से खर्च करें। खास तौर पे ये तो बहुत स्वर्णिम दौर था जब ऑल वेदर का प्रोजेक्ट यहाँ पे चला, रेलवे की इतनी बड़ी परियोजना यहाँ पे आई, वहाँ से तो उसका जो सामाजिक फंड होता है उससे तो बहुत आसानी से यहाँ के विकास कार्य होते हैं। यहीं पे कमी है। शहर को इसीलिए एक योजनाकार की जरूरत है जिसकी बड़ी सोच हो, जो बड़े स्तर पे काम कर सके। हम सिर्फ निर्माण कार्यों तक ही सीमित क्यों हैं, ये हर कोई समझ सकता है कि इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम थे। मैंने आपको अभी बतलाया, एक सुंदर सी लाइब्रेरी यहाँ पे होती जहाँ पे हमारे युवा जाते, पढ़ते, लिखते, बहस करते, तर्क करते, हमसे सवाल करते, अपने नेताओं से सवाल पूछते। इन चीज़ों का निर्माण यहाँ पे नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मैंने पहले भी कहा है कि सारे लोग परेशान हैं, गायों से, बंदरों से। ये समझ लीजिए कि एक उपद्रव की स्थिति है इन जानवरों के द्वारा हो रखी। एक गौशाला का निर्माण किया जाता, एक प्रॉपर एक प्रस्ताव पारित किया जाता कि शहर के सीमा के बाहर जहाँ पे भी है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जो व्यक्ति इसको कृत्य को करता हुआ पाया जाता है, इन गायों को यहाँ छोड़ता है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि भाई आखिर हमारी गौशाला की एक क्षमता होगी, हम कुछ ही गाय रख। तो ये तमाम विचार होने चाहिए थे, महिलाओं के लिए होना चाहिए था। इस बार नगर पालिका का परिसीमन भी हुआ है, कुछ ग्रामीण अंचल और इसमें जुड़ गए हैं, क्योंकि वहाँ नगर पालिका की तर्ज पर उन क्षेत्रों को भी इस समय विकसित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जो है क्या प्लान बना रखा है ऐसे लोगों का? और सबसे बड़ी चुनौती तो वही है, क्योंकि जो हम पहले से नगर पालिका के भीतर हैं, तो हम एक रूटीन में चल रहे हैं। विकास कार्य यहाँ पे हो ही रहे हैं, कहीं पे नालियाँ बन रही है, कहीं के वार्ड मेंबर हैं, कहीं कुछ हैं, लेकिन वो क्षेत्र बड़ी उम्मीद के साथ इस नगर पालिका में जुड़े हैं। उन्हें लगा है कि जैसे इस शहर का विकास हुआ है वैसे हमारा भी होगा। वो क्योंकि आज तक ग्रामीण क्षेत्र के थे, वो टैक्सेशन उनके पास पूरा ही लागू होगा, तो वो बड़ी उम्मीद के साथ हैं। और ये चुनौती है कि हमें सबसे पहले उन लोगों को सेटिस्फाइड करना होगा कि हाँ, आप इस नगर पालिका के भीतर जुड़े हैं तो आपका सचमुच विकास होगा। और मैं समझता हूँ प्राथमिकता के साथ उस क्षेत्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका निस्तारण करना चाहिए। अध्यक्ष के पास एक बड़ी समस्या ये रहती है कि जब कोई अध्यक्ष पद पर रहता है कि सभासद अगर साथ में लेके नहीं चलते हैं तो फिर विकास करें, क्योंकि जब बोर्ड कोई प्रस्ताव पारित करता है तो तभी वो काम संभव हो पाता है। लेकिन अध्यक्ष जैसे इस बार का हमने देखा है कि जो अध्यक्ष थे तो बोर्ड उनका साथ नहीं था, कुछ सभासद साथ नहीं थे। इस तरह की स्थितियों को कैसे आप सोच रहे हैं कि हैंडल करेंगे? हाँ, इस बार तो थोड़ा समस्या थी। महिला अध्यक्ष हमारे पास थी और महिला अध्यक्ष थी तो वो शायद इतना हैंडल नहीं कर पाई होंगी, लेकिन सभासदों को चाहिए था कि जब एक महिला अध्यक्ष है उसे इतनी जानकारी नहीं हो सकती है इन चीज़ों के बारे में, या तमाम भागदौड़ करनी होती है, नहीं कर सकती हैं, तो सभासदों को साथ देना चाहिए था और स्वतः ही अपने जो भी ईगो थे, जो अपनी लड़ाई थी, अहंकार था, उसे भूलकर इस नगर की भलाई के लिए आगे आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये फिर बताता हूँ कि अध्यक्ष पद पे जो भी रहता है उसकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि वो सभी सभासदों की बात सुने, सभी की बात माने और क्यों नाराज है, क्या उसे परेशानी है, उस बात को पता करे। और यदि ऐसा किया जाता है तो लोकतंत्र में बहुत मुश्किल भी नहीं है, संसद में सहमति बन जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है कि सदन चलाना उनकी जिम्मेदारी है, वे एक अभिभावक होते हैं तो वे करते हैं। कई बार आपने देखा तमाम लड़ाइयों के बाद भी तमाम प्रस्ताव पारित होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं पारित नहीं हो सकते, तो नगर पालिका में क्यों नहीं हो सकते? यहाँ तो सारे लोग अपने जानने वाले हैं। तो अध्यक्ष इतना समझदार भी होना चाहिए कि कम से कम वो सभी लोगों को एक जगह बिठाए, उनकी बात सुने और झुकने वाला भी होने। अध्यक्ष भी अपने अहंकार में अगर रहता है तो उसके बाद भी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। अध्यक्ष को झुकना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए उस पद पे कोई नहीं बैठा है, इस जनता के लिए पद पे बैठे हैं और आपकी कोई भी लड़ाई होगी उसका सीधा प्रभाव इस नगर के पे पड़ेगा, यहाँ की जनता पे पड़ेगा, यहाँ के विकास पे पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अशोक चौधरी जी, रुद्रप्रयाग में लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। बहरहाल रुद्रप्रयाग में जो बीता 5 साल का कार्यकाल रहा है,
एक तरह से कहेंगे कि वहाँ पे जो जिस तरीके से सभासदों और अध्यक्षों के बीच जो लड़ाई रही है उससे बहुत सारे विकास के कार्य प्रभावित हुए हैं। हालांकि उसकी भरपाई प्रशासकों ने भली भांति की है। प्रशासकों ने बहुत सारे काम इन दिनों पालिका के भीतर किए जा रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नया बोर्ड यहाँ आएगा तो कम से कम उसके अंदर इस तरह की चीज़ें ना हो। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।